हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विकास एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंडियन पॉलिटी का यूनियन एग्जेक्टिव चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं और उसमें हम सबसे पहले प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। अपनी आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। अपनी आज की वीडियो में हम सबसे पहले आर्टिकल 53 के बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या बताया गया है प्रेसिडेंट के बारे में। उसके बाद हम क्वालिफिकेशंस पढ़ेंगे प्रेसिडेंट की, देन इलेक्शन मेथड, देन ओथ, देन टर्म, इम्पीचमेंट और लास्ट में वैकेंसी जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 53 में बताया गया है कि जो एग्जेक्टिव पावर होती है यूनियन की, वो सारी की सारी प्रेसिडेंट के पास होती है। प्रेसिडेंट जो हैं वो हमारे देश के एग्जेक्टिव हेड होते हैं और जितनी भी पावर होगी ना, वो सारी की सारी पावर प्रेसिडेंट से फ्लो करती है। उसके बाद बताया गया है या तो प्रेसिडेंट अपनी पावर खुद एक्सरसाइज करेंगे या वाया अथॉरिटी एक्सरसाइज करेंगे, जो अथॉरिटी वो खुद अपॉइंट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें आर्म्ड फोर्सेज का सुप्रीम कमांडर कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि आर्म ट्रिब्यूनल के रिगार्डिंग जो भी उनके जो डिसीजंस होते हैं ना, उनको चेक करने की अथॉरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है और किसी के पास नहीं होती। और थर्ड नंबर पे है कि जो प्रेसिडेंट जो होंगे ना, जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो हमारे देश के फर्स्ट सिटीजन होते हैं। अगर हम इंडिपेंडेंस के टाइम का चेक करें तो उस टाइम पे हमारे देश के फर्स्ट सिटीजन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, और अगर हम आज के अकॉर्डिंगली देखें तो आज हमारे देश के फर्स्ट सिटीजन जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी होंगी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है। एंड देन उसके बाद क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया गया है। जैसे सबसे पहले क्वालिफिकेशन है, ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। देन उसके बाद बताया गया उनकी एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स। उसके बाद में बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट के अगर किसी ने इलेक्शन लड़ने हैं तो वो सबसे पहले लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। उसके बाद जो लास्ट में बताया गया है कि नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, कि उनके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए जो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के अंडर हो, और ना ही किसी लोकल अथॉरिटी और किसी पब्लिक अथॉरिटी के अंडर। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप कह सकते हैं जैसे उनको कुछ ऐसे ऑफिसेज जिनसे उनको मॉनेटरी गेंस हो सकें। इसलिए इन्हीं चीज़ों जिस चीज़ से उन्हें मॉनेटरी गेंस हो सके या पैसा थोड़ा ज़्यादा कमाया जा सके, उस चीज़ को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। एंड देन उसके बाद इलेक्शन मेथड के बारे में बताया गया है। प्रेसिडेंट जो है वो उन्हें इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो वोटर है ना, वो अपनी सिंगल वोट जो है वो कास्ट करेगा, लेकिन उसमें भी ना वो अपनी चॉइसेस डाल देगा कि वो सबसे फर्स्ट चॉइस उनकी एज ए प्रेसिडेंट फर्स्ट चॉइस कौन है, सेकंड चॉइस कौन है एंड थर्ड चॉइस कौन है, ऐसे ही अगर चलता रहेगा। उसके बाद जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है ना, मतलब कि उनका इलेक्शन मेथड जो है उनमें पार्टिसिपेट कौन कौन करता है। सबसे पहले जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ना, राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं राज्यसभा के, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो वोटिंग प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद फॉलो करते हैं, उसके बाद कौन है, उसके बाद जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं ना, उनके एमएलएज जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं उनके इलेक्शन प्रोसीजर में। और लास्ट में दिल्ली और पुडुचेरी के जो स्टेट असेंबलीज हैं उनके जो एमएलएज हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो थर्ड वाली क्राइटेरिया है ना, ये 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 उसके बाद ऐड किया गया था। उसके बाद बताया गया है उनके शपथ ग्रहण के बारे में। प्रेसिडेंट के ऑफिस की जो शपथ ग्रहण का समागम होता है ना, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। उसके अलावा वो वहाँ पे बोलते क्या हैं, वो कहते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और डिफेंड करेंगे। और इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि वो खुद को देश के लिए और देश के लोगों के लिए, उनकी सेवा के लिए लगा देंगे और जितना उनसे होगा वो उससे बेस्ट करने की ट्राई करेंगे। एंड देन टर्म एंड वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले टर्म के बारे में देख लेते हैं। प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, उन्हें 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है, लेकिन वो 5 ईयर्स कब से स्टार्ट होते हैं, जिस फर्स्ट डे से वो अपने ऑफिस में बैठते हैं ना, तब से वो 5 ईयर्स वो कैलकुलेट किए जाते हैं। उसके बाद वैकेंसी, प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो वैकेंट हो सकता है। किन किन टर्म्स के अंडर वैकेंट हो सकता है, जैसे इसमें बताया गया है रेजिग्नेशन के अंडर। जो प्रेसिडेंट जो है वो अपना रेजिग्नेशन जो लेटर है ना, अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे और उसके बाद जो प्रेसिडेंट का जो ऑफिस होगा वो वेकेंट हो जाएगा। एंड देन लास्ट में हमारा टॉपिक है इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट जो है उन्हें उनके ऑफिस से इम्पीच किया जा सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं। उनके जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है ना, वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है। वो राज्यसभा में भी इनिशिएट किया जा सकता है, वो लोकसभा में भी इनिशिएट किया जा सकता है, डिपेंड करता है कौन सा हाउस जो है वो रेजोल्यूशन पेश करता है। अगर प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन जिस भी हाउस ने पेश करना है ना, तो उस हाउस के 1/4 जो मेंबर है ना, वो
वो उस रेजोल्यूशन के फेवर में होने चाहिए। और वो जो रेजोल्यूशन जो है ना वो 14 डे एडवांस नोटिस देना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट को भी उसके बारे में जो 14 डेज़ पहले बताना पड़ेगा। उसके बाद जिस हाउस में वो रेजोल्यूशन पेश किया गया है उस हाउस में उस रेजोल्यूशन के ऊपर वोटिंग होगी। और अगर वो हाउस उस रेजोल्यूशन को 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी के साथ वोट पास कर देता है तो तब वो जो इम्पीचमेंट का जो रेजोल्यूशन है ना वो नेक्स्ट हाउस के ऊपर चला जाता है, नेक्स्ट हाउस के पास चला जाता है। फिर जो सेकंड हाउस होता है ना वो एज ए इन्वेस्टिगेशन हाउस की तरह काम करता है कि वो पहले इन्वेस्टिगेट करता है कि सच में क्या प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट किया है। अगर सच में प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट किया हो तब जो सेकंड हाउस है ना तब सेकंड हाउस भी सेम प्रोसीजर फॉलो करता है। लेकिन सेकंड हाउस के टाइम जो प्रेसिडेंट है ना उनके पास अधिकार होता है कि वो खुद प्रेजेंट हो सकते हैं या तो वो खुद अपना किसी वो खुद को डिफेंड कर सकते हैं अपने इस वॉयलेशन के केस में। अगर सेकंड हाउस को भी अगर सेकंड हाउस का इन्वेस्टिगेशन जो चार्जेस हैं वो सही प्रूफ हो जाए तो सेकंड हाउस में भी सिर्फ फिर से वही वोटिंग का प्रोसीजर होता है जिसमें 2/3 ऑफ मेंबरशिप टोटल मेंबरशिप की जो मेजोरिटी का जो प्रोसीजर है ना अगर उससे वो पास हो जाता है रेजोल्यूशन देन प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाता है। थैंक यू। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।